वैद्यकीय संशोधन भाग 2 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहा था कि माइक्रोस्कोप की खोज ये आधुनिक विज्ञान में एक बड़ी खोज इस प्रकार की है। और जैसे एक एनाटॉमिकल अप्रोच डेवलप हुआ उसी प्रकार से ये सूक्ष्म जंतुओं के द्वारा रोग का निर्माण होता है। ये भी काफ़ी दिलचस्प इस प्रकार की बात थी। और फिर आगे एंटीबायोटिक्स आई और फिर जिन रोगों के लिए ज़्यादा देर लगती थी वो तुरंत मिटने लगे, उसमें तुरंत रिजल्ट आने लगे। खास करके ज्वर के बारे में आयुर्वेद में काफ़ी वर्णन है और एक उसका तरीका है ट्रीट करने का, इस प्रकार से चिकित्सा देने का। और उसी तरीके से चिकित्सा चलती आ रही थी। लेकिन जब ये माइक्रोस्कोप के जरिए सूक्ष्म जंतुओं के बारे में पता चला तो ज्वर की तरफ देखने का तरीका ही पूरी तरीके से बदल गया। और फिर ये इन्फेक्शन है, कोई सूक्ष्म जंतु द्वारा होता है और अगर उन जंतुओं का नाश करते हैं तो इन्फेक्शन चला जाता है, रोगी ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक होता है। ये बात समाज में फैल गई। डॉक्टर भी ऐसा मानने लगे, बस अभी हमें इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस इस प्रकार के हैं, जंतुजन्य इस प्रकार के जो भी बीमारियां हैं, वो अब हमारे काबू में रहेगी। और एंटीबायोटिक्स का प्रचलन शुरू हो गया इस प्रकार से। लेकिन अधूरे कालावधि के लिए या अधूरे प्रमाण में इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अगर किया जाता है तो जंतुओं को उसका इनोकुलेशन मिल जाता है और उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है उस द्रव्य के खिलाफ, उस ड्रग के खिलाफ। और फिर इसके जरिए वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता आगे, तो उसकी अगली पीढ़ी उसके लिए काम करती है। और ये सिलसिला तब से आज तक चालू है। नई नई एंटीबायोटिक्स आ रही है और ये सिलसिला वैसे ही चालू इस प्रकार का है। तो वास्तव में उसका एक मूल तत्वज्ञान होना है और फिर उसके आधार पर मेडिसिन का प्रयोग या दवाई का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के जरिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उभर आई और फिर उसमें किसी एक ड्रग या किसी एक औषध की विशिष्ट कार्य शक्ति है, विशिष्ट अवस्था में वो उपयुक्त होती है, ये ज्ञान सामने आया। एस्पिरिन का उदाहरण ले लेते हैं कि एस्पिरिन को एनाल्जेसिक, अंगबर्ध प्रशमन इस प्रकार की, और एंटीपायरेटिक, ज्वर कभी बुखार कम करने वाली इस प्रकार की एक्टिविटी है। तो उसके हिसाब से उसका प्रयोग शुरू हो गया। बाद में ये पता चला कि इसमें खून पतला करने की भी एक्टिविटी है। और फिर हृदरोग में इसका प्रचलन शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है इस प्रकार से कि अगर गांठ बनती है रक्त में, खून में, और फिर वो अटक जाती है हृदय में, करोनरी आर्टरी में या उसकी ब्रांच में, तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। ये जब पता चला तो एस्पिरिन का इस प्रकार से उपयोग एलोपैथी में शुरू हो गया। अब ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए गर्भिणी में भी एस्पिरिन देते हैं। ये काफ़ी अजीब इस प्रकार का मामला है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आधुनिक वैद्यक में जैसे जैसे खोज हुई और कुछ नई नई दवाइयाँ सामने आई तो उनका सीधा प्रयोग होना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई। और ये सीधे प्रचलन में आ गए जो आज भी इस प्रकार के प्रचलन में है। और इस बीच आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा एक तत्वज्ञान है और उस तत्वज्ञान का एक हिस्सा केवल मेडिसिन है। आधुनिक वैद्यक में तत्वज्ञान इस प्रकार का कुछ नहीं है, उस केवल मेडिसिन ही देना है। ये प्रचलन शुरू हुआ और सिम्टोमेटिक रिलीफ शुरू हो गया।